हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म वाला आइडिया डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये मैं डिस्कस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि दिस आइडिया हैज़ बीन फ्लोटेड बाय वन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। नाम हमें जानने की एज सच एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरत नहीं है। ये जो सेशंस हैं ये थोड़े आपके जो कन्वेंशनल सेशंस होते हैं उनसे थोड़े अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे सोल फोकस हमारा होगा एग्जामिनेशन पे। तो जो एग्जामिनेशन रिलेवेंट कंटेंट होगा सिर्फ वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इन सेशन से एज सच आपको एक ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कोई भी इशू अगर अखबार में आता है तो उसके बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए, कितना टाइम उस पर स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, सीधा सीधा इसका सार ये है। इसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया जो पुलिस पर्सनल्स होती है उनकी जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इस आइडिया के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट जो यूनिफॉर्म्स है वो डिफरेंट है। अलग अलग स्टेट्स की जो पुलिस पर्सनल की यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट है। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म कौन ऑथराइज करता है? एक तरीके से स्टेट करता है। स्टेट क्यों करता है? क्योंकि जो पावर है वो स्टेट के पास है। ठीक है, अब ये पावर आई कहाँ से स्टेट के पास, ये हम देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल के अंदर जो पावर्स है वो डिफाइंड है। ठीक है, कि सेंटर के पास कुछ पावर्स है, यूनियन लिस्ट जिसे कहते हैं। उसके बाद स्टेट के पास कुछ पावर्स हैं, स्टेट लिस्ट जिसे कहते हैं। उसके अलावा कंकरेंट लिस्ट आता है एक, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है। मैं इन सेशंस में ये भी अज्यूम करके चलूँगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने 7th शेड्यूल की बात की तो आपको मतलब दिमाग में चमक गया कि हाँ हम फेडरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 7 जो शेड्यूल है उसमें पावर्स हैं। इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, ये आपको पता है। फेडरल स्टेट नहीं कहा मैंने कहा इंडिया इज अ फेडरेशन विद यूनिटरी बायस। यहाँ पे क्या सेंटर स्ट्रॉन्ग है, तो सेंटर एज सच तो इंडिया में किसी भी कंटेक्स्ट पे लॉ बना ही सकता है। ठीक है, उसमें कोई दो राह है नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म जो है ना, ये सेम स्टैंडर्ड टेम्पलेट ना आपने पहले भी देखा होगा कि वन नेशन एंड समथिंग विद दिस, वन नेशन वन एक्स, मतलब पूरे नेशन में एज सच सेम चीज़ होनी चाहिए, सेम इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब आपने ये कहाँ देखा? फॉर एग्जांपल जैसे राशन कार्ड में कि ऑल इंडिया जो राशन कार्ड जो होता है दैट शुड बी एक्सेसिबल। ठीक है, कि आप एमपी का राशन कार्ड उठा लो और राजस्थान में चले जाओ तो भी आपको राशन मिलना चाहिए। ये आइडिया बहुत ही अफर्मेटिव है, बहुत अच्छा है। इससे लोगों को फ़ायदा होने वाला, फूड सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके अलावा आपने देखा टैक्सेशन में, जीएसटी के केस में, आर्टिकल 279 के केस में आपने जो देखा। इसके अलावा ये जो आइडिया फ्लोट हुआ है ये हमने देखा इलेक्शंस के केस में भी हुआ है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये जो टेम्पलेट है ना वन नेशन वन एक्स वाला, वो कहाँ कहाँ हमें दिखा है। तो इस टाइप से ना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। समझो इस लेक्चर को ध्यान से एकदम। इलेक्शन के केस में भी हमने देखा, ये भी अभी डिबेट चल रहा है, इस पर इशू चल रहा है। इलेक्शन के केस में क्या आइडिया है कि सेंटर का इलेक्शन और स्टेट्स के इलेक्शन पैरेलल होना चाहिए। और रीजनल क्या दिया गया इसके पीछे कि पैसा बचेगा सरकार का, इलेक्शन में जितना इन्वेस्ट होता है टाइम बचेगा, जो पर्सनल्स इन्वॉल्व होता है उनके जो प्रोडक्टिव आवर्स होंगे वो भी बच जाएंगे। ठीक है, आगे देखता हूँ पुलिस यूनिफॉर्म की रीसेंट वाला। ठीक है, अब देखिए कोई भी कंटेक्स्ट है या फिर कोई भी इशू है उसे अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें लॉ। ठीक है, इंडिया में लॉ कौन बना सकता है? इंडिया में लॉ या तो सेंटर बनाएगा, या तो स्टेट बनाएगा, या तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके बनाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि किस इशू पे लॉ बन रहा है। फॉर एग्जांपल सेंटर अगर यूनियन लिस्ट में कुछ आ रहा है 7 शेड्यूल के तो सेंटर सीधे बना लेगा, अगर स्टेट लिस्ट में कुछ आ रहा है तो स्टेट सीधे बना लेगा। ठीक है, मगर अगर फेडरल प्रिंसिपल से अगर कोई इशू डील कर रहा है तो सेंटर विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट्स लॉ को बनाता। ठीक है, इतना आइडिया आपको क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जो कंटेक्स्ट दिया गया है, मतलब ये जो आइडिया है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, इसके पीछे जो कंटेक्चुअल बैकिंग है जो सेंटर ने दी है वो क्या है? सेंटर ने कहा है कि इससे क्या होगा, एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी होगी। या तो सेंटर ने कहा है या तो क्या कंटेक्चुअल बैकिंग इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी और स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको रिमूव कर सकता है, जैसे हमने जीएसटी के केस में देखा था। अब पहले क्या होता था, इंटर स्टेट अगर आप गुड्स ट्रांसफ़र करते थे तो फॉर एग्जांपल राजस्थान का अलग टैक्स है, फिर वो गुड कर्नाटका में जाएगा तो वहाँ पे अलग से टैक्सेशन लगेगा। ठीक है, इससे एक तरीके से डबल टैक्सेशन भी हो जाता था। आईटीसी का भी इशू होता था, आईटीसी भी ढंग से क्लेम नहीं हो पाता था, और जो करप्शन वगैरह के केसेस होते थे वो अलग ही लेवल पे होते थे, और ऑल इंडिया मॉनिटरिंग वगैरह डिफिकल्ट था।
ठीक है। तो एक तरह से जीएसटी जब से हमने इम्प्लीमेंट किया है तो आप देख रहे हो कि इसका ऑन एन एवरेज जो मंथली कलेक्शन रह रहा है वो 1 लाख CR से ऊपर रह रहा है। ठीक है, तो ये मतलब अगर आपको कुछ पॉजिटिव अगर चिपकाना है तो आप ये चिपका सकते हो कि मतलब इन लास्ट 2 years द जीएसटी कलेक्शन हैज़ बीन सीन टू बी ऑन एन एवरेज ऑफ 1 लाख crore पर मंथ इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, 2 साल तो नहीं, कोविड के बाद से हो गया, 1.5 साल हो गया शायद करीबन, चेक कर लेना, 1 साल तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पे कंसर्न्स क्या क्या है, वन नेशन वन एक्स वाले टेम्पलेट में यहाँ पे जो हम पुलिसिंग देख रहे हैं उसमें भी कंसर्न क्या है। सबसे पहले फेडरल प्रिंसिपल, इंडिया क्या है, इंडिया एज ए फेडरेशन विद यूनिटरी बायस, यहाँ पे लॉ कौन बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो जब लॉ बनते हैं, अगर सेंटर कोई लॉ बनाता है तो उसे फेडरल प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेम यहाँ पे अप्लाई होगा सेंटर स्टेट रिलेशन पे, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों को अपने रिलेशंस मेंटेन करके चलना है, जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं उनको अडहियर करना है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे आएंगे आपके लॉ मेकर्स। ठीक है, जो लॉ मेकर्स किनको अकाउंटेबल है, पीपल। ठीक है, अकाउंटेबल, ये बनाएंगे लॉ। इसके अलावा वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह सही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी के केस में हमने देखा, तो जीएसटी के केस में हमें मतलब शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि ठीक है। अब इसके कंसर्न्स भी है, जैसे जो जीएसटी का कंपनसेशन सेस था, उसका कितना शेयर सेंट्रल स्टेट को दिया है, इन सब पे कंसर्न्स अभी भी है, वो हम कभी और देखेंगे जब जीएसटी वगैरह का डिस्कस करना पड़े तो। इसके अलावा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, अब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हमेशा एग्जिस्ट करता है, कोई भी पॉलिसी अगर बन रही है तो उसमें पॉलिटिकल कंटेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा ही। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पॉलिसी जो इंडिया में बनती है, ऐसा आप ये समझ लो कि सरकार कौन बनाता है सरकार बनती है पॉलिटिकल पार्टीज से। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक होता है एजेंडा, किसी भी पार्टी का कुछ भी हो सकता है, एजेंडा होता है, और एक होती है आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल पार्टीज रिवॉल्व कर सकती है, या तो राइटिस्ट हो, राइट ऑपोजिट साइड लिख दिया हमने, इस साइड लेफ्ट लिख लेता हूँ, या तो लेफ्टिस्ट हो, या तो वो राइटिस्ट हो, या तो वो सेंट्रिस्ट हो, आप कह सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है, इसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज influence the policies that are made by the government. Therefore, every policy or decision that is made by the government has a political context. ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम इन डिटेल पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिसिंग वाले केस में अब दिक्कत क्या हो रही है दिक्कत नहीं, एज सच मेन इशू क्या है, जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग कम्स इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो इस पर अगर कोई लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। अगर सेंट्रल लॉ बना देगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स हो जाएगा, एंड पावर्स ऑफ द स्टेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, सेंटर के पास क्या पावर होती है, सेंटर क्या कर सकता है। वैसे केसेस में सेंटर के पास पावर होती है कि वो मॉडल लॉ या फिर मॉडल एक्ट को रिलीज़ कर सकता है। अब ये मॉडल लॉ और एक्ट जो रिलीज़ होता है, फिर इनको बेंचमार्क मान के स्टेट्स जो है वो अपना लॉ बनाता है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो जैसे प्रकाश सिंह, नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लिख देता हूँ। प्रकाश सिंह का केस हुआ था विद रिस्पेक्ट टू पुलिस यूनिफॉर्म्स नहीं, पुलिस रिफॉर्म्स, नॉट यूनिफॉर्म्स। हम यूनिफॉर्म तब से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वही निकल गया। ठीक है, तो अराउंड 2004-05, ठीक है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी जजमेंट एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया था सेंटर को कि यू हैव टू अंडरटेक पुलिस रिफॉर्म्स, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेंटर की गली का फांसा बन गया था ये एक तरीके से। तो सेंटर ने क्या किया था उस टाइम पे, सेंटर ने मॉडल पुलिस लॉ बनाए थे, मॉडल पुलिस लॉ नहीं, मॉडल पुलिस एक्ट बनाया, और स्टेट्स को बोला कि भाई आप ना इसके अकॉर्डिंग आपके जो लॉज है उनको मॉडिफाई कर लीजिए। ठीक है, सेंटर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो पुलिसिंग आती है वो किस में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, तो सेंटर तो ऐसा लॉ नहीं बना सकता था। ठीक है, अब ये सेम आपने यहाँ भी देखा होगा, जैसे टीनेंसी है, तो टीनेंसी के केस में भी क्या आया रिसेंटली, मॉडल टीनेंसी एक्ट। ठीक है, अब इसको एज सच मतलब बेंचमार्क या फंडामेंटल मान के स्टेट्स अपने अपने लॉ बना सकता है। ठीक है, तो ये था इसका सार, मतलब अगर स्टेट लिस्ट में कोई चीज़ आ रही है उस पर अगर सेंटर को लॉ बनाना है तो सेंटर वैसे तो लॉ बना ही सकता है मोटा मोटा अगर हम देखें तो,
बट सेंटर यूजुअली क्या करेगा, सेंटर एक मॉडल लॉ रिलीज़ करेगा जिसको स्टेट्स पर अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके लॉ बना देंगे। ठीक है, हमने कहाँ तक देखा, हमने कंसर्न्स तक देख लिया। आगे देखता हूँ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अब देखिए जितना भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड ग्रेवी भी होती है जो आप आपके मीन्स के आंसर्स हैं, अगर इन इश्यूज़ पे आंसर्स आता हैं या फिर रिलेटेड इश्यूज़ पे भी आता हैं तो आप उस ग्रेवी को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्टिव स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये करने की ज़रूरत है कोई भी लॉ पर डिसीजन लेने से पहले, कोई भी इशू पे डिसीजन लेने से पहले, लॉ बनाने से पहले। आगे सेंटर के पास क्या पावर है, सेंटर मॉडल लॉ बना सकती है। ठीक है, आगे जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स है उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और फेडरल प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट इससे क्या होगा, इससे ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करके एक कॉन्सेप्ट होता है, TIONLISM, ठीक है, ये अपहोल्ड होगा। अब ये क्या होगा अलग से समझेंगे, मगर ये क्या होता है, इन शॉर्ट इट इज़ एन एसेंस एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट, ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकता है इस केस में, कि आप पहले कंसल्ट कर लीजिए, आपको बनाना है, अगर सेंटर आपको बनाना है तो आप मॉडल लॉ बनाएंगे। ठीक है, एनफोर्स मत कीजिए स्टेट्स में, और आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स है ना उसे रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप मॉडल लॉ बना रहे हैं तो वैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स को तो रिस्पेक्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उसके बाद वो लॉ ना इम्पोज नहीं कर रहे हैं आप स्टेट्स के ऊपर, स्टेट्स को एक तरीके से खुद अथॉरिटी दे रहे हैं कि स्टेट्स आप ये मॉडल लॉ को फॉलो कीजिए और आपके अकॉर्डिंग सेट करके इस पर आप आपके लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो एज सच आई थिंक इतना कंटेंट इस इशू के लिए सफिशिएंट है। तो आगे अगर इस टेम्पलेट में 1 नेशन 1 एक्स के टेम्पलेट में अगर कोई भी लॉ आता है तो मुझे लगता है आपको आइडिया हो गया होगा अब तक कि उसे किस एंगल से या फिर किस प्रिज्म से देखा जा सकता है। अब एज सच अगर इस इशू पे कोई 250 वर्ड का आंसर अगर हमें लिखना है इस इशू पे या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इशू पे, तो आई थिंक वो इजीली लिखा जा सकता है। अगर ये सेशन थोड़ा भी फ्रूटफुल रहा है या फिर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है मुझे, या फिर कुछ और पॉइंट्स जो ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और कोई डाउट्स भी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए इसे एंड करते हैं, अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।